जागरूक होने के लिए आपने अपने आप को समय दिया है, उसके लिए मैं आप सभी के लिए जोरदार तालियों से आपका स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि हमारा सेशन रेगुलर चलता रहता है हेल्थ को लेकर के, आज जो हमारा सेशन है वो हमारे महिलाओं से संबंधित प्रॉब्लम्स को लेकर के है। और मैं चाहूंगा कि हमारे घर में माताएं बहनें जो भी हैं, जिनके साथ आप कंफर्टेबल महसूस कर सकते हैं, उनके साथ आप ये बिजनेस या ये हेल्थ सेशन को जरूर अटेंड करें। हो सकता है कि वो भी इसको आगे फैलाने में आपका मदद करें, या वो भी अगर नॉलेज थोड़ा सा लेंगे इस बारे में कि ये प्रॉब्लम्स क्यों होती हैं, क्या क्या इनसे कठिनाइयां हो सकती हैं, तो आपके बिजनेस को बढ़ने में भी मदद मिलेगी। प्लस साथ में आपकी घर में अगर किसी प्रकार की फीमेल से रिलेटेड प्रॉब्लम है जो आपके साथ वो शेयर नहीं करते, या फिर किसी नॉलेज की वजह से वो शेयर नहीं कर पाते, तो आपको उन प्रॉब्लम्स से बचने का मौका मिलेगा। आप अपने आप में अवेयर हो जाएंगे। तो साथियों, अभी हमारे साथ 34 बिजनेस पार्टनर जुड़ चुके हैं ऑल ओवर इंडिया से। मैं चाहूंगा कि सभी जो हमारे साथ फीमेल बिजनेस पार्टनर हैं, महिला जो हमारी संगठन है, वो इस मीटिंग्स को जरूर अटेंड करें और अपनी ज्यादा से ज्यादा टीम में इसका प्रमोशन करें। क्योंकि अगर नारी सशक्त है तो भारत ऑटोमेटिक सशक्त हो जाएगा, हमारा घर सशक्त हो जाएगा। सबसे पहले हमें रिक्वायरमेंट होती है हमारे घर की नारी को स्वस्थ रखने की। तो साथियों, मैं धर्म रोहिला आपका फिर से एक बार हार्दिक अभिनंदन करता हूं यूनिपे के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। और आज का सेशन मैं लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। जैसा कि आपकी स्क्रीन पे योर हेल्थ इज वन ऑफ द आवर अपॉर्चुनिटी, ये बार बार स्लोगन मैं दिखाता हूं। और इसका यही मतलब है कि हमारी जो अपॉर्चुनिटी है, हमारी जो प्योरिटी है, वो आपके हेल्थ को लेकर के है। हमारी प्योरिटी में आपको धन कमवाना ही नहीं है, पैसे कमाना ही हमारी प्योरिटी में नहीं है। हमारी प्योरिटी है पैसे के साथ साथ आप अपनी हेल्थ को ठीक रखें, अपने परिवार की हेल्थ को ठीक रखें और अपने जीवन को खुशी खुशी विदाउट एनी डिस्टर्बेंस के जिए। ज्यादा समय ना लेते हुए सेशन को हम आगे स्टार्ट करते हैं। महिलाओं में जो मोस्टली प्रॉब्लम्स होती हैं वो होती हैं उनके फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को लेकर के। रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स का मतलब है कि महिला में यूट्रस से लेके, ओवेरी से लेके, जहां उनका प्रजनन तंत्र है, बच्चादानी जिसको आप बोलते हैं, यानी कि रिप्रोडक्टिव, अगर मैं आम भाषा में समझा चाहूं तो जहां से हमारा प्रजनन तंत्र स्टार्ट होता है, जहां से जिसमें आपका ओवेरी, गर्भाशय, इस तरीके की चीजें आती हैं, उसको हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम बोलते हैं। और इसमें अगर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है तो उसको हम बोलते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम होना। और इसका मेन कारण, जो मेन इश्यू है, वो है इनफर्टिलिटी। यानी कि जिस भी महिला के इस सिस्टम में प्रॉब्लम होगी वो मां नहीं बन सकती, या फिर उसको मां बनने में दिक्कत प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। यानी कि या तो आसानी से वो कंसीव नहीं कर पाती हैं, गर्भ धारण नहीं कर पाती हैं, या अगर वो गर्भ भी लेती हैं तो गर्भपात होने का खतरा रहता है, या बहुत सारी प्रॉब्लम्स और भी क्रिएट हो सकती है। तो मेन जो इश्यू है वो है इनफर्टिलिटी का। और इनफर्टिलिटी अकेली वुमेन की वजह से नहीं होती है, इनफर्टिलिटी मेल की वजह से भी हो सकती है, यानी कि आदमी की वजह से भी हो सकती है। महिला अकेली इसके लिए जिम्मेदार नहीं होती है। तो साथियों, हम आज इन्हीं पे बात करेंगे कि जो मोस्ट कॉमन महिलाओं में जो प्रॉब्लम है फीमेल इन रिप्रोडक्टिव सिस्टम को लेकर के, उन पे हम मोस्टली बात करेंगे। हम आज मेल के बारे में बिल्कुल बात नहीं करेंगे, हम फीमेल की बात करेंगे।
क्योंकि मेल फिर भी अपने आप को डॉक्टर्स के यहाँ जाकर के बता देता है या अपने पार्टनर के साथ शेयर कर लेता है। लेकिन फीमेल्स में ये प्रॉब्लम्स होती है कि वो बहुत सारी चीजें अपने आप छुपा लेती हैं, बताती नहीं है, उसका रीजन जो भी रहे। लेकिन मोस्टली केसेस में फीमेल्स जो है शेयर करना पसंद नहीं करती हैं इन चीजों को लेकर के। हम बात करें तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स का एक ही जड़ है। जितनी भी रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स होती हैं फीमेल में, प्रजनन तंत्र से जो भी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, उनका एक ही कारण है, मोस्टली एक ही कारण है, और वो है हार्मोन इम्बैलेंस। अब हार्मोन इम्बैलेंस की हम बात करें तो दो हार्मोन होते हैं। कौन से हार्मोन? हार्मोन्स बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम यहां पर जिस हार्मोन की बात कर रहे हैं उसमें दो हार्मोन मैन होते हैं। एक हार्मोन होता है मैन का और एक हार्मोन होता है फीमेल का। मैन का जो हार्मोन होता है वो मैन की गतिविधियों के लिए जिम्मेदार होता है। जैसे कि डिफरेंस पैदा होता है। आपने कभी देखा होगा जब बच्चा छोटा होता है तो उसकी आवाज लड़का और लड़की की सेम आवाज होती है। सेम चेहरे पे से अगर आप लड़की के बाल कटवा दें छोटी बच्ची के और लड़के की तरह बनवा दें और उसको कपड़े पहनाने लड़के वाले शुरू कर दें, तो मोस्टली केसेस में आप ये पता नहीं लगा सकते कि ये लड़की है या लड़का है। चाहे वो बोलेगी तो भी आपको यही लगेगा कि लड़के और लड़की की आवाज सेम होती है। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, लड़की में फीमेल हार्मोन बढ़ना शुरू होता है और लड़के में मेल हार्मोन बढ़ना शुरू होता है। जब मेल हार्मोन लड़के में बढ़ना शुरू होता है, देन उसकी आवाज जो है वो भारी होना शुरू हो जाती है। उसके चेहरे पे दाढ़ी मूछें आना शुरू हो जाती हैं। उसकी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बढ़ने से उसकी मांसपेशियां जो है वो थोड़ा दृढ़ होना शुरू हो जाती है, वो कठोर होना शुरू हो जाती है। जबकि लेडीज में इसके विपरीत होता है, उसमें फीमेल हार्मोन बढ़ता है जिसकी वजह से उसकी आवाज पे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके चेहरे पे दाढ़ी मूछें नहीं आती हैं। एंड और भी बहुत सारे चेंजेज हैं जो आप सबको पता है, जो कि फीमेल हार्मोन की वजह से होते हैं। अब होगा क्या अगर इन दोनों हार्मोन में कहीं भी असंतुलन होता है? यानी कि अगर जेंट्स में फीमेल हार्मोन बढ़ेगा तो जेंट्स में फीमेल के गुण आने शुरू हो जाते हैं, और अगर फीमेल में मैन का हार्मोन बढ़ेगा, जेंट्स का हार्मोन बढ़ता है, तो उसमें जेंट्स के गुण आने शुरू हो जाते हैं। जैसे कि आपने बहुत सारी लेडीज में देखा होगा कि उनके चेहरे पे बाल आ जाते हैं, एंड कील मुहासे होते हैं, आवाज में भारीपन हो जाता है। इस तरीके के नॉर्मल जो आपको दिखाई देने लग जाते हैं, ये नॉर्मल है, जो आपको देखने से पता लग जाता है। तो ये उसमें हार्मोन का इम्बैलेंस जहां भी होगा वहां ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। और ये छोटी प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरे रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बर्बाद कर देती है। आपकी पूरी प्रजनन तंत्र को, जो फीमेल का प्रजनन तंत्र है, उसको खराब कर देती है, डिस्ट्रॉय कर देती है। तो हमें इन हार्मोन्स को जो है वो बैलेंस करना बहुत जरूरी है। अगर हम इनको बैलेंस नहीं करेंगे तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। आगे हम उन प्रॉब्लम्स की बात करेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। तो मोस्टली केसेस में आपने प्रॉब्लम्स जो क्रिएट होती हैं वो है हम महिलाओं की बात करेंगे आज। तो इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन साइकिल है, यानी कि मोनोपॉज का जो उसका टाइमिंग है वो इरेगुलर हो जाएगा, टाइम पे नहीं होगा, आगे पीछे होता है, या कई बार पहले हो जाता है, या कई बार लेट से होता है। पेनफुल पीरियड्स होते हैं, उसको मोनोपॉज के टाइम में या पीरियड्स के टाइम में बहुत हैवी दर्द होता है, तेज दर्द होता है, और पीरियड्स भी कई बार बहुत भारी होते हैं, ज्यादा होते हैं। व्हाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम होती है जिसको आप लुकोरिया बोलते हैं। हमने कहा कि अनवांटेड हेयर, उसके बाल जो जो नहीं चाहते वो उसके चेहरे पे बाल आ जाते हैं। वेट गेन या लॉस होता है, यानी कि उसका वजन बढ़ना शुरू हो जाएगा या फिर अचानक उसका वजन गिरना शुरू हो जाएगा। हमने इनफर्टिलिटी की बात की पीछे, तो उसमें इनफर्टिलिटी यानी कि बांझपन की शिकार वो हो सकती है, या फिर यूं कहें कि हेयर लॉस, यानी कि उसके सर के बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। मोस्टली केसेस में आपने देखा होगा कि कई सारी महिलाओं के सर के बाल झड़ते हैं। हम सोचते हैं कि यार इनके सर के बाल क्यों झड़ रहे हैं, तो हम कोई शैम्पू चेंज कर ले, हम कोई ऑयल चेंज कर ले, जिस वजह से इनके हेयर लॉस जो होना बंद हो जाए। बट हम उसकी जड़ तक नहीं पहुंचते, क्योंकि वो हेयर लॉस हो किस लिए रहा है, हमें ये देखना है किस कारण से हो रहा है। अगर वो हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से हो रहा है तो आप तेल चेंज कर लें, या आप शैम्पू चेंज कर लें, या कितनी भी प्रकार के कुछ भी लगा लें।
वो आपके हेयर लॉस जो है, बाल झड़ना जो है, वो बंद नहीं होंगे जब तक आप हार्मोन को बैलेंस नहीं करेंगे, क्योंकि वो रीजन हार्मोन इम्बैलेंस वाला था। अब हम बात करेंगे इन छोटी छोटी प्रॉब्लम्स पे, एक एक को लेकर के बात करते हैं। तो पहली प्रॉब्लम जो हम बात करेंगे वो है लिकोरिया की, व्हाइट डिस्चार्ज की। तो व्हाइट डिस्चार्ज ये कॉमन प्रॉब्लम्स है, ये हर महिला में होती है, किसी भी उम्र की महिला में हो सकती है। मोस्टली केसेस में अगर मैं बात करूं तो ये विवाहित महिलाओं में ज्यादा होती है। जो विवाहित महिलाएं नहीं है उनमें कम होती है, और जो विवाहित महिलाएं होती है उनमें ये मोस्टली केसेस में ज्यादा होती है। लेकिन इसका एज से कोई रिलेशन नहीं है, या विवाहित है या नहीं है उससे भी इसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी ये मोस्टली केसेस में ऐसा होता है। ऐसा नहीं है कि जो विवाहित नहीं है उनमें नहीं होगा और जो विवाहित है उन्हीं में होगा, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन ये मोस्टली केसेस में विवाहित में ज्यादा होता है। तो ये सामान्य प्रॉब्लम्स है, और ये 1 या 2 दिन में या 3 दिन में ऑटोमेटिक ठीक भी हो जाती है। और ये मोस्टली अगर मैं बात करूं तो ये आम तौर पर जब फीमेल्स में पीरियड्स की स्टार्टिंग होती है तो पीरियड्स के 1-2 दिन पहले होगा, या फिर 1-2 दिन बाद में होगा, जो कि मोस्टली तरीके से ऑटोमेटिक ठीक हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं ये होते क्यों है। अब इसका एक सिंपल सा रीजन है कि या तो आपको लुकोरिया या व्हाइट डिस्चार्ज मोस्टली केसेस में आपको न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी की वजह से होता है, यानी कि पोषक तत्वों की कमी की वजह से ये लुकोरिया होता है। कुछ इफेक्ट इसका हार्मोन बैलेंस का भी है, और हार्मोन्स बैलेंस इम्बैलेंस भी तभी होता है जब आपको पोषक तत्वों की कमी होती है। तो ये पोषक तत्वों की कमी से हो गया, या फिर बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाए आपके प्राइवेट पार्ट में, या मैं कहूँ कि ज्यादा तनाव आप अगर ले रहे हैं किसी काम को लेकर, टेंशन अगर आप पाल रहे हैं दिन में, या फिर आप ज्यादा भारी व्यायाम कर रहे हैं या योगा कर रहे हैं या जिम कर रहे हैं भारी तरीके से, या फिर मैं कहूँ कि आपके अंदर ब्लड की कमी हो गई है, खून की कमी है, एनीमिया है आपको, या फिर आप ज्यादा मसाले वाले भोजन करते हैं, इस तरीके की प्रॉब्लम से आपको ये होता है। या विटामिन डी की कमी हो जाएगी, या विटामिन सी की कमी हो गई है ना, या फिर आपको डायबिटीज है तो उस वजह से आपको इन्फेक्शन हो जाता है, तो आपको ये लुकोरिया होने की प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी। तो आपने देखा कि यहाँ पर बहुत सारे रीजन हैं जो लुकोरिया को क्रिएट करते हैं, लेकिन अगर कॉमन रीजन पे अगर हम जाएं तो कॉमन रीजन है आपका न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी और आपका हार्मोन इम्बैलेंस। तो मोस्टली आप ये देखें कि आपके अंदर विटामिन डी की कमी नहीं होनी चाहिए, विटामिन सी से रिलेटेड आप कुछ भी खाते रहें। एंड साथ में अगर हम बात करें इसके लक्षण की, कि आपको पता कैसे लगेगा कि आपको ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है या नहीं हो रही, तो आपको अगर ये 2 या 4 दिन में ठीक हो जाता है तो कोई इश्यू की बात नहीं है। लेकिन अगर ये ठीक नहीं होता है तो आपको डॉक्टर्स को दिखाना या फिर आपका प्रिकॉशंस लेना जरूरी है इसके लिए। और इसमें आपको कमजोरी महसूस होना शुरू हो जाएगी, आपको चक्कर भी आ सकते हैं, आपके प्राइवेट पार्ट में जो है वो बहुत तेज तरीके से खुजली चलना शुरू हो जाती है, शरीर में भारीपन महसूस होगा आपको, बार बार पेशाब आपको करने की इच्छा होगी, या फिर आपका जी घबराना जिसको हम बोलते हैं वो होता है, या फिर आपके कमर में दर्द या पैरों में हाथों में आपको दर्द होना शुरू हो जाएगा। और आप जो है सोच जो है आप जो है बाथरूम जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं जा पाएंगे, यानी कि टॉयलेट जो आप जाते हैं, लेटरिन करने आप जाते हैं तो प्रॉपर नहीं जा पाएंगे, कब्ज तरीके का आपको रहने का तरीका होता है। अब हम बात करें कि इसका कॉमनली अगर मैं बात करूं कि इससे हम कैसे बचे रह सकते हैं, तो एक तो तरीका है कि आप जो भी सैनिटरी नैपकिन यूज करती हैं महिलाएं, वो सैनिटरी नैपकिन हाई क्वालिटी की, उच्च क्वालिटी वाली सैनिटरी नैपकिन यूज करें। ज्यादा देर तक एक ही सैनिटरी नैपकिन को यूज ना करें। पीएच लेवल का खास करके ध्यान रखें। बहुत सारी साबुन जो हम यूज करते हैं, मैंने पिछले सेशन में बताया भी था कि बॉडी का पीएच जो है वो बहुत चीजों पे निर्भर करता है, और उसकी वजह से हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो मोस्टली साबुन जो आते हैं वो हाई पीएच के आते हैं, और हाई पीएच वाला साबुन हमारे प्राइवेट पार्ट पे बहुत ही लो पीएच होता है, बहुत ही लो पीएच। अगर आप वहां पर हाई पीएच वाला साबुन यूज करेंगे तो आपको इन्फेक्शन होने का खतरा जो है बढ़ जाता है। तो आप इस अपने पीएच का ध्यान रखें, अपना साबुन जो है वो कम पीएच का इस्तेमाल करें, हो सके तो आप हैंडमेड साबुन का यूज करें।
एंड खाना जो है वो प्रॉपरली आप फ्रूट्स या सब्जियां या संतुलित आहार में बोलूं तो वो खाएं, और दिन में 10 से 12 गिलास कम से कम आप पानी पिए। तो ये था आपका लुकोरिया क्यों होता है, क्या क्या आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं, किस तरीके से आप इसको नॉर्मली तरीके से आप बचे रह सकते हैं, ये मैंने आपको बता दिया है कि किस वजह से ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। एंड अगला सेशन हमारा जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है वो है यूटीआई रिलेटेड प्रॉब्लम। यूटीआई का मतलब मैं बात करूं सीधा सीधा तो आप देख रहे होंगे किडनी है, और किडनी से आपका मूत्र मार्ग है यानी कि पेशाब की नली है, और आप नीचे आपका मूत्राशय आपको दिख रहा होगा। तो यूटीआई का जो प्रॉब्लम्स होता है इसमें आप देख रहे होंगे हरे हरे कलर के आपको कुछ इंसेक्ट यानी कि कीड़े मकोड़े जैसे कुछ दिखाई दे रहे होंगे, इससे ये है बैक्टीरिया। और यूटीआई में आपको इन्फेक्शन होता है बैक्टीरिया का, यानी कि आपके पेशाब का जो तंत्र है जिस जो कि किडनी आपका यूरिन को बाहर पास करता है इकट्ठा करके ब्लड से अलग करके पानी को, तो किडनी से लेकर के आपके पेशाब की नली तक, आपके मूत्र से तक जहां पे आपका पेशाब जो है वो इकट्ठा होता है, वहां तक का जो पार्ट है उसमें इन्फेक्शन मोस्टली होता है यूटीआई प्रॉब्लम में। तो यूटीआई प्रॉब्लम की अगर मैं बात करूं तो ये भी आम होती है, और ये मोस्टली फीमेल्स में पाई जाती है। और ये ज्यादातर कभी भी अगर ज्यादा फैल जाए तो आपकी किडनी तक को ये खराब कर देती है। किडनी को अगर खराब करेगी तो आप समझ सकते हैं आपको कितनी बड़ी गंभीर ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो आप यूटीआई प्रॉब्लम्स जो है उसको हल्के में ना लें। अगर किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम्स आपको सिम्टम आपको नजर आ रहा है तो आप या तो डॉक्टर को दिखाएं, या फिर अपना प्रिकॉशंस नेचुरल तरीके से आप लें, या फिर एलोपैथी से आप लें, वो आपकी मर्जी है। इसके सिम्टम क्या होंगे, आपको पता कैसे लगेगा कि मेरे को यूटीआई प्रॉब्लम है या नहीं है। यूटीआई प्रॉब्लम्स में मैं फिर बता दूं कि ये महिलाओं और जेंट्स दोनों को होती है। महिलाओं और जेंट्स दोनों में यूटीआई प्रॉब्लम होती है। यूटीआई प्रॉब्लम जेंट्स में उनमें होती है जिनका प्रोस्टेट बढ़ा हुआ होता है, जिस वजह से वो बार बार पेशाब करने की इच्छा तो होती है लेकिन पेशाब बाहर नहीं आ पाता है, और इस वजह से वो पेशाब अंदर ही रहता है, और जब ज्यादा अंदर रहेगा पेशाब तो आपको उसमें बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाते हैं, और फिर वो आपका यूटीआई प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता है। तो इसमें अगर जब आपको प्रॉब्लम्स होंगी तो आपको सिम्टम नजर आएंगे कि आपके पेशाब करते समय आपको जलन हो रही है, यानी कि आपके पेशाब में बहुत ज्यादा जलन हो रही है, बार बार आपको लगेगा कि मुझे पेशाब आ रहा है, पेशाब करने की इच्छा हो रही है लेकिन हो नहीं पा रहा है। पेट के नीचे का जो हिस्सा है उसमें आपको दर्द होना शुरू हो जाता है, पेट के निचले हिस्से में भारी दर्द होता है। पेशाब के अंदर आपको बदबू आएगी, ये एक कॉमन फैक्टर है इसके। जब आपको अगर पेशाब में बदबू बहुत ज्यादा आ रही है, आपको जलन भी महसूस हो रही है और थोड़ा दर्द भी हो रहा है, तो आप समझ लीजिए कि आपको यूटीआई प्रॉब्लम है। और ये ज्यादा बढ़ गई, अगर ज्यादा दिन तक है, या तो ऑटोमेटिक ठीक हो गया एक आध दिन में तो वेल एंड गुड है, लेकिन अगर ठीक नहीं हुआ तो आपको इसको प्रिकॉशंस लेना बहुत जरूरी है। अदरवाइज आपकी किडनी तक अगर ये फैल गया तो आपकी किडनी को डैमेज कर सकता है। इस सिचुएशन में मैं आपको एक छोटा सा तरीका बताता हूँ घर में खान पान के द्वारा, कि आप दही वाली चीजें ज्यादा खाएं जिसमें प्रोबायोटिक्स होता है, उसका ज्यादा सेवन करें। ब्लूबेरी आपका न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी को कम करता है, उसको आप यूज करें। क्रैनबेरी का जूस पी सकते हैं, पानी ज्यादा से ज्यादा पी सकते हैं, जिसकी वजह से अगर आप पानी ज्यादा पिएंगे तो पेशाब का जो प्रेशर ज्यादा बनेगा, और पेशाब का अगर प्रेशर बनेगा तो ये बैक्टीरिया जो है ये पेशाब के रास्ते से उस पेशाब के पानी के प्रेशर से ये बाहर निकल जाएंगे, जिस वजह से आपको राहत मिल जाएगी। अब मैं बात करूं कि अगर आपको यूटीआई प्रॉब्लम्स है तो कुछ चीजों की आपको सावधानी बरतने की जरूरत है। वो है कि आप कॉफी, चाय या फिर सोडा जिसमें हाई कैफीन होता है उस चीजों का यूज ना करें। शराब का सेवन अगर जेंट्स में हो रही है, और अगर वो शराब का सेवन कर रही है, या लेडीज में हो रही है अगर वो भी शराब का सेवन कर रही है, तो शराब का सेवन बंद कर दे। मसालेदार भोजन हर बीमारी की जड़ है, तो मसालेदार भोजन से करने से आप बचे हमेशा के लिए। या फिर मैं बोलूं कि एसिडिक चीजों का आप यूज ना करें, खट्टे फल जो भी होते हैं, एसिडिक फ्रूट्स जो होते हैं उनको आप ज्यादा ना खाएं। और मिठाई तो बिल्कुल भी आप ज्यादा ना खाएं इस सिचुएशन में, अगर आपको यूटीआई से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो ये चीजें थी कि मोस्टली फीमेल्स में एक लुकोरिया हो गया, दूसरा आपको यूटीआई की प्रॉब्लम होगी जिसमें मोस्टली केसेस में होता है। थर्ड जो मेजर इश्यूज है
ये जो तो पीछे हमने बात की थी यूटीआई प्रॉब्लम्स की एंड ल्यूकोरिया की, इससे फर्टिलिटी का कोई लेना देना नहीं है। यानी कि इससे हमारा शरीर पे फीमेल्स में जो है ये नहीं होगा कि वो माँ नहीं बन सकती या माँ बन सकती है, उसके ऊपर उसका कोई फर्क नहीं पड़ता ल्यूकोरिया का एंड यूटीआई प्रॉब्लम्स का। लेकिन अब हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे इनफर्टिलिटी को प्रभावित करने वाले और मेजर इश्यूज जो है वो बात करेंगे। व्हाट आर द फाइब्रॉइड्स? यानी कि आपने देखा होगा कि किसी के बच्चादानी में गांठ हो गई, किसी के ओवेरी में गांठ हो गई है, तो ये होते हैं फाइब्रॉइड्स। फाइब्रॉइड्स दो तरीके के आपको होते हैं। एक तो होता है आपका गर्भाशय में जिसको हम यूट्रस बोलते हैं, और दूसरा आपका होता है ओवेरी में। ये दो तरीके के आपके फाइब्रॉइड्स होते हैं। अब हम बात करते हैं सबसे पहले आपका गर्भाशय वाला यूट्रस वाला फाइब्रॉइड का। तो आप देख पा रहे होंगे इस स्क्रीन पे, इधर फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसमें छोटी छोटी गांठें आपको दिख रही होंगी 4-5 प्रकार की। एक ये है जो मेरा कर्सर घूम रहा है, एक नीचे है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। ये गांठें हैं, इनको हम बोलते हैं फाइब्रॉइड्स, और ये हैं गर्भाशय की गांठें। अब मैं आपको बता देता हूं कि ये गर्भाशय की गांठें जो है वो गर्भाशय के ग्रोथ करने से होती है। यानी कि अगर आपके गर्भाशय का साइज अगर बढ़ता है तो इसकी वजह से मोस्टली केसेस में होती हैं। और ये गांठें अगर किसी को है तो कैंसर इनसे नहीं होता है। आपने देखा भी होगा कि बहुत सारी महिलाओं में, अगर जिनको आप जानते भी हो, जिनके गर्भाशय में गांठ है और बहुत दिनों तक गांठ है, कई लोग तो इसका ऑपरेशन भी नहीं करवाते हैं और आप उनको कैंसर में कन्वर्ट भी नहीं होती है। तो ये यूट्रस की जो गांठें होती हैं वो गर्भाशय में होती हैं, लेकिन ये कैंसर वाली नहीं होती है और ये कैंसर बन भी नहीं सकती है, बदलती भी नहीं है। लेकिन अगर मैं इनकी साइज की बात करूं तो ये आपको आंख से दिखाई भी नहीं देती, इतनी छोटी छोटी साइज की भी हो सकती है। यानी कि एक किसी छोटे से बीज के दाने के समान, या फिर आकार में आपको तरबूज के आकार की भी मिल जाएंगी, उससे बड़ी भी मिल जाएगी। यानी कि छोटे आंख से ना दिखाई देने वाले आकार से लेकर के हाई प्रोफाइल बड़े तक आकार के आपको ये गांठ मिल सकती है। एक हो सकती है या एक से ज्यादा भी हो सकती है। और इनके अगर मैं लक्षण की बात करूं तो इनका लक्षण आपको कुछ भी दिखाई नहीं देता है। मोस्टली आपको पता ही नहीं लगेगा कि मेरे गर्भाशय में गांठ है या नहीं है। लेकिन अगर हम अपना गर्भाशय का अल्ट्रासाउंड जब करवाते हैं तो अल्ट्रासाउंड में ये प्रॉब्लम्स क्लियर होती है कि आपके फाइब्रॉइड्स है या नहीं है। लेकिन हाँ, इस स्थिति में भी आपको पेनफुल पीरियड्स होंगे और हैवी पीरियड्स होंगे। लक्षण बता देता हूं थोड़े से कि क्या लक्षण क्या हो सकते हैं इसके। लक्षण होंगे वही जो हमने बोला कि पेनफुल पीरियड होंगे, हैवी पीरियड्स होंगे। लेकिन कई बार इसमें पीरियड्स जो है वो लंबे होते हैं। जैसे कि मान लीजिए 7-7 8-8 दिन तक पीरियड हो गया, या फिर बीच में कभी भी पीरियड्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस तरीके से ये लंबे पीरियड्स होते हैं। और बार बार पेशाब आने की प्रॉब्लम यहाँ भी क्रिएट होती है, और मोस्टली केसेस में आपको कब्ज रहना शुरू हो जाती है। कब्ज कब्ज की शिकायत आपको रहेगी। बीच बीच में अगर आपके पीरियड्स चल रहे हैं और आपके पीरियड्स बंद हो गए हैं तो यानी कि महीने के बीच में, फिर बीच में कभी भी आपको पीरियड्स हो सकता है इस सिचुएशन में। और आपको बांझपन होने की बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है इस सिचुएशन में। लेकिन मोस्टली केसेस में अगर मैं बात करूं तो आज भी मुझे एक केस सुनने को मिला कि वो गर्भ धारण तो कर पा रही है लेकिन 4 या 5 महीने बाद उनका गर्भ जो है वो गर्भपात हो जाता है। तो ये होता है फाइब्रॉइड्स की वजह से। यानी कि अगर आपके गर्भाशय में गांठें हैं तो या तो आप गर्भ धारण नहीं कर सकती। अगर आपने कर भी लिया, किसी कंसीव कर भी पाए, कर भी लिया, तो आपको गर्भ का वो जो होता है ना पात, वो हो जाएगा, गर्भपात हो जाएगा। यानी कि 3-4 महीने बाद भी हो सकता है, 5 महीने बाद भी हो सकता है। लेकिन अगर आपके गर्भाशय में गांठ है तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप गर्भ धारण करने में भी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। अगर आप किसी ने गलती से अगर गर्भ धारण हो भी गया तो वो गर्भ बीच में ही गर्भपात हो जाता है इस में। एंड आपकी कमर में बहुत तेज दर्द होता है, पैरों में दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा। ये इस तरीके की प्रॉब्लम होगी। अब मैं इसमें बात करूं कि आप नेचुरली अपने घर में किस तरीके से इसको बढ़ने से रोक सकते हैं, होने से नहीं, बढ़ने से रोक सकते हैं। कि अगर आपको गांठें हो गई हैं तो उनको किस प्रकार से बढ़ने से रोका जाए। तो आप इसमें हाई फाइबर वाला फूड खा सकते हैं, जैसे कि ब्रोकली है, गोभी है,
इस तरीके से हाई जिसमें फाइबर जिसमें सबसे ज्यादा होता है, अंकुरित अनाज है, ये आप खा सकते हैं। हरे पत्तेदार वाली सब्जियां आप खाएं, जैसे गाजर खा सकते हैं, चुकंदर खा सकते हैं, जिसमें भी हरा फल, हरे पत्ता जिसका भी होता है। खट्टे फल की अगर मैं बात करूं तो इस सिचुएशन में आप सेब खा सकते हैं, संतरा खा सकते हैं। साइट्रस फूड जो भी होता है वो खाएं। ज्यादा लोहा जिसमें आयरन की मात्रा ज्यादा है, आपको वो चीजें इसमें लेनी चाहिए। एंड विटामिन डी मोस्टली रूप से आपको लेना बहुत जरूरी है इस केस में। अगर आप विटामिन डी नहीं खा रहे हैं तो ये ज्यादा बढ़ती चली जाएंगी और कम नहीं होती है। और क्या किन चीजों का परहेज करना चाहिए अगर मैं उनकी बात करूं, तो आपको क्या बोलते हैं उनको, हाई फैट वाली चीजें नहीं खानी चाहिए, यानी कि दूध दही जिसमें हाई फैट होता है, डेयरी प्रोडक्ट नहीं खाने चाहिए। या फिर मैं प्रोसेस्ड मीट की बात करूं, जैसे रेड मीट है, आपने घर में नॉन वेज तो बिल्कुल ही बंद कर दें। और आपको ज्यादा नमक वाली चीजें नहीं खानी चाहिए। आपको आलू के चिप्स या चिप्स जो भी आता है डिब्बा बंद अनाज आता है वो नहीं खाना चाहिए। पास्ता अगर खा रहे हैं तो वो बंद कर दें। फास्ट फूड या का सफेद ब्रेड है, सफेद चावल है, या केक आप खा रहे हैं, या कुकीज आप खा रहे हैं, तो इस तरीके की चीजें को आपको परहेज करना होगा। और आपको कैफीन, उच्च कैफीन वाली चीजों का परहेज करना होगा, जैसे कि चाय है, कॉफी है, सोडा है, ये हमने पीछे भी हमने बात की थी। तो अगर किसी को फाइब्रॉइड है गर्भाशय में तो घबराने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा दिमाग से काम ले, शांति से काम ले, ठंडे दिमाग से काम ले। ये ऑटोमेटिक आप थोड़ा सा प्रिकॉशंस लेंगे तो ये ठीक हो जाएगा, क्योंकि ये कैंसर में कन्वर्ट नहीं होता है और ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम्स ही क्रिएट नहीं करता है। सिर्फ सिंपल क्रिएट होता है कि अगर बच्चे नहीं है तो गर्भ धारण करने में प्रॉब्लम होगी और बच्चे पैदा करने में प्रॉब्लम होगी। लेकिन अगर जिनको ऑलरेडी बच्चे हैं तो उनको इनकी इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और वो आराम से घर पे इसको इजिली क्योर कर सकते हैं, थोड़ा सा प्रिकॉशंस लेकर के। दूसरे सिस्ट की अगर हम बात करें, दूसरे फाइब्रॉइड की बात करें, तो ओवेरी के में आपका होता है, ओवेरी को हम बोलते हैं अंडाशय। दो चीजें होती हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, एक वो जगह होती है जहां पे बच्चा पलता है, और एक वो जगह होती है जहां से अंडाणु बनते हैं। आप समझते हैं सभी लोग कि फीमेल अंडाणु बनाती है एंड मेल जो है वो स्पर्म बनाते हैं, यानी कि शुक्राणु बनाते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं, ये घुमावदार स्ट्रक्चर, और इसमें एक थैली जैसा आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर एक बड़ा साइज आपको दिख रहा होगा, ये ओवेरी है। और इसके अंदर अगर गांठ बन गई तो ये बोलते हैं हम लोग ओवेरी फाइब्रॉइड या ओवेरी सिस्ट। यानी कि आपकी बच्चादानी में नहीं है लेकिन अंडाशय में गांठ बन गई, ओवेरी में गांठ बन गई। तो अगर मैं बात करूं ओवेरी की गांठ की, तो ओवेरी की गांठ जो होती है वो कैंसर में कन्वर्ट हो सकती है, और ये सबसे ज्यादा खतरनाक होती है, और इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स और भी क्रिएट होती है। ये ओवेरी ही एक ऐसी चीज है जहां पर हार्मोन्स बनते हैं, मेल और फीमेल हार्मोन बनते हैं, और अंडे भी बनते हैं। तो अगर यहां से अगर हम हार्मोन को कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो, क्योंकि यहीं से सारा मामला है। अब इस सिचुएशन में अगर मैं बात करूं इन सिस्ट की, इन गांठों की, तो ये हर महिला में बनती है। आप नोटिस करें, ऐसा नहीं है कि ये किसी में नहीं बनती, ये एवरी फीमेल में बनती है, हर एक महिला में बनती है। और कब बनती है? जब उनको पीरियड्स आते हैं तब बनती है। और लेकिन पीरियड्स के बाद जब ये बनती हैं तो इनमें जो अंडे बनते हैं वो इकट्ठे होते हैं थैली जैसे, जैसे पाउच जैसे एक आकार में अंडे बंद होते हैं, छोटे छोटे पाउच बन जाते हैं। लेकिन एक समय के बाद वो पाउच फटते हैं और अंडाणु बाहर आते हैं, और शुक्राणु के साथ मिलकर निषेचन होता है एंड आपका गर्भ धारण होता है। लेकिन कई केसेस में इसके सिस्ट कैसे बनता है उसकी अगर मैं बात करूं, तो कुछ केसेस में ये जो अंडाणु की थैली होती है ये फटती नहीं है, तो इससे अंडाणु बाहर नहीं आता है। और जब अंडाणु बाहर नहीं आएगा तो वो थैली का गांठ जो है वो फटेगा नहीं, और वो जब वो फटेगा नहीं तो वो वहीं का वहीं वैसा का वैसा रह जाएगा, और उसको हम बोलते हैं गांठ बन गई। और वो धीरे धीरे इस के अंदर अगर मैं बात करूं, ओवेरी में तो एक लिक्विड भरा होता है, और वो इसी लिक्विड को ग्रहण करना शुरू कर देता है। तो धीरे धीरे वो बढ़ना भी शुरू हो सकता है, या फिर अपनी स्थिति में जैसे वो बना हुआ था वैसा भी रह सकता है। एक सिचुएशन तो ये होगी इसमें गांठ बनने की, क्या कि अंडाणु बने, लेकिन वो पीरियड्स के बाद वो अंडाणु की थैली जो है वो फटी नहीं,
और फटी नहीं तो उसमें वो लिक्विड भरा का भरा रह गया और वो गांठ बन गया। दूसरी सिचुएशन क्या है इसमें? दूसरी सिचुएशन ये है कि पीरियड्स के बाद अंडाणु बना और वो थैली भी फट गई, यानी कि वो पाउच जो थे अंडाणु के वो फट भी गए और अंडाणु बाहर भी आ गए। लेकिन जो थैली थी फटने के बाद जो उसका डस्ट बचा है, कूड़ा बचा है, जैसे कि अगर हम मार्केट से सब्जी लेकर के आए उसमें पॉलिथीन में डलवा के, तो हम सब्जी बाहर निकाल लेते हैं, फिर थैली खराब हो जाती है या फिर हम उसको डस्टबिन में डाल देते हैं, यानी कि वो कूड़ा है हमारे लिए। तो सेम उसी प्रकार से कि अंडाणु की थैली फटने के बाद अगर वो थैली डिस्ट्रॉय नहीं होती है तो वो भी इसके लिक्विड को फिर से ग्रहण करना शुरू कर देती है, यानी कि फिर से उसमें पानी जैसा पदार्थ बढ़ जाता है और वो आपकी गांठ बन जाती है। तो दो चीजें हैं कि एक तो अंडाणु की थैली फटनी चाहिए और थैली फटने के बाद जो थैली का कचरा है वो भी नष्ट होना चाहिए। अगर ये दोनों चीजें हो रही हैं तो ओवेरी में गांठ नहीं बनेगी, नहीं तो गांठ बन जाएगी। अब आप समझ गए होंगे कि हर एक महिला में ये गांठ बनती है पीरियड्स के दौरान, लेकिन वो ऑटोमेटिक डिस्ट्रॉय हो जाती है और हर महीने बनती है, हर महीने डिस्ट्रॉय होती है। लेकिन किसी महीने अगर डिस्ट्रॉय नहीं हुई तो वो गांठ में कन्वर्ट हो जाएगी और वो धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी और आपको कैंसर में भी कन्वर्ट हो सकती है। तो ये था इसका रीजन ओवेरी में गांठ बनने का। इसकी वजह से मैंने बताया कि बांझपन जो होता है वो मोस्टली इसी केस की वजह से होता है, क्योंकि इसमें या तो अंडाणु बनेंगे नहीं और बन गए तो वो बाहर नहीं निकलेंगे, बाहर नहीं निकलेंगे तो निषेचन नहीं होगा, और जाहिर सी बात है जब निषेचन नहीं होगा तो बांझपन हो ही जाएगा। और दूसरा कारण इसका कैंसर होने का। तो लक्षण क्या होंगे इसके, अगर मैं बात करूं कि आपको पता कैसे लगेगा कि मेरी ओवेरी में गांठ है या नहीं है, या घर में किसी को गांठ है, तो आपका जो कमर का जो हिस्सा है नीचे का, ये अचानक आकार में बढ़ना शुरू हो जाता है। नीचे से फीमेल्स जो है वो आकार में बढ़ना शुरू हो जाती है। या मैं बात करूं पेट का जो नीचे का हिस्सा है या फिर आपका जो प्राइवेट पार्ट का जो हिस्सा है, वहां पर आपको दर्द रहना शुरू हो जाएगा। आपको भूख कम लगेगी, खाना खाने की इच्छा नहीं होगी, भूख आपकी मर जाएगी। और पेट में जो है वो फुलावट आना शुरू हो जाएगी, यानी कि एक तरीके को आपको लगेगा कि मेरा पेट जो है वो फूला हुआ है या उसमें सूजन जैसा कुछ है, या फिर आपको बार बार पेशाब जैसी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो ये था आपका ओवेरी में इस तरीके की प्रॉब्लम होगी तो आपको कैसे पता लगेगा। और ओवेरी में अगर ये चीजें हैं तो आप गर्भ धारण तो बिल्कुल नहीं कर सकते। अगली जो प्रॉब्लम्स है वो है पीसीओडी की, यानी कि पीसीओएस प्रॉब्लम, पॉलीसिस्टिक ओवेरी सिंड्रोम। यानी कि सेम चीज है जो हमने पीछे बात की थी, यही सेम चीज है, लेकिन पीसीओडी में होता क्या है कि गांठें जो है वो मल्टीपल हो जाती है, ज्यादा बनना शुरू हो जाती है, बहुत ज्यादा गांठें आपको बनना शुरू हो जाएंगी। ये है पॉलीसिस्टिक ओवेरी डिजीज सिंड्रोम। ये क्यों होता है इसका भी रीजन हम जान लेते हैं। ये वाला तब होता है, यानी कि ज्यादा गांठें तब बनना शुरू होती हैं जब आपके अंदर, फीमेल के अंदर, मेल जो हार्मोन है, आदमी का जो हार्मोन है वो हाई लेवल में बढ़ जाए, यानी कि फीमेल वाला कम हो जाएगा और मेल वाला बढ़ जाएगा। तो उस सिचुएशन में मल्टीपल गांठें बनना शुरू हो जाएंगी, वो फटेंगी नहीं और बनेंगी, वो कोई भी गांठ नहीं फटेगी, उस हार्मोन्स की बनना शुरू हो जाती है, मल्टीपल हो जाएंगी। तो ये प्रॉब्लम सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है आज के दिन पीसीओडी एंड इनफर्टिलाइजेशन की प्रॉब्लम्स हैं। आनुवंशिक भी हो सकती है ये ऐसा नहीं है कि आप में एंड्रोजन हार्मोन नहीं बन रहा तो आपकी पीढ़ियों में अगर किसी को ये रहा है तो भी आपको ये होने की संभावनाएं हैं। इसके रीजन क्या होंगे, लक्षण क्या होंगे, उसकी अगर मैं बात करूं तो आपके पीरियड्स जो हैं वो इरेगुलर होते हैं, इसमें लगातार या तो पीरियड्स आएंगे नहीं, या फिर 3-3 4-4 महीने से आपको पीरियड्स होंगे, या फिर आपको महीनों तक पीरियड ही नहीं होंगे, या फिर मैं ये बात करूं कि पूरी साल में 9 महीने से ज्यादा आपको पीरियड नहीं होंगे, या इसमें बांझपन हो जाएगा। आपके चेहरे पे कील मुहासे, जिनको एक्ने बोलते हैं हम लोग, मुहासे बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ने शुरू हो जाते हैं। चेहरे पे दाढ़ी आना शुरू हो जाएगी, जेंट्स की तरह ठोडी पे, चेहरे पे नीचे के हिस्से में उसको बाल आने शुरू हो जाएंगे, मूंछों के बाल आने शुरू हो जाएंगे, है ना। तो यानी यूं कह सकते हैं कि अनचाहे बाल आपको आ जाएंगे। आपके सर के जो बाल हैं वो पतले हो जाएंगे या फिर वो झड़ना शुरू हो जाएंगे।
दो चीजें, पतला भी हो सकता है या झड़ना भी शुरू हो सकता है। वजन जो है आपका बढ़ जाएगा इसमें, पीसीओडी की प्रॉब्लम आपका है तो आपका वजन एकाएक बढ़ जाता है। और एक और प्रॉब्लम इसमें होती है कि अगर आपको पीसीओडी की प्रॉब्लम्स होना से स्टार्ट हो गई तो आपको डायबिटीज भी 100% होगा, आपको इंसुलिन रेजिडेंस भी हो जाएगा, यानी कि आपको डायबिटीज की तरफ भी आपको जाना पड़ सकता है। इसके अलावा क्या हो सकता है कि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, आपको थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है, आपका लिपिड प्रोफाइल जो है वो बढ़ जाएगा। तो इस तरीके की बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको हो जाएंगी। अब अगर हम बात करें कि भारत की, अगर मैं बात करूं तो भारत में हर 10 में से एक महिला जो है वो पीसीओडी की शिकार है। 70% उन एक में से जितनी भी महिलाएं हैं उनमें से 70% महिलाएं वो हैं जो इसका प्रॉपरली डायग्नोसिस करवा ही नहीं पाती है, यानी कि इसका प्रॉपरली इलाज नहीं करवा पाती है। और उनमें से 50% ऐसी वुमेन है जो कि इसका इलाज जो है, 50% से भी कम वुमेन है जो कि इसका इलाज प्रॉपरली तरीके से डॉक्टर के पास जाके करवाना चाहती है या करवाती है। उनमें से भी 50% ऐसी फीमेल हैं जो डायबिटिक हो जाएंगी 40 साल के बाद। उनकी उम्र जो है वो 40 साल की अगर हो गई है तो मोस्टली, अगर पीसीओडी की प्रॉब्लम्स है और उनको पता नहीं लग रहा है या डायग्नोसिस वो करवा नहीं रही है, तो 40 साल की उम्र के बाद वो डायबिटीज की शिकार हो जाएगी। मैंने बोला था कि डायबिटिक पेशेंट की तरफ आप जाना शुरू हो जाएंगे। और इसका एक मेन रीजन जो कि मैंने बोला था कि पीसीओएस इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ फीमेल इनफर्टिलिटी। अगर आपको पीसीओडी की प्रॉब्लम है या किसी भी माता या बहन को पीसीओडी की प्रॉब्लम है तो इनफर्टिलिटी की 200%, 200% प्रॉब्लम होगी, यानी कि वो मां बन नहीं सकती, उसके लिए गर्भ धारण करने में प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी। ऐसा नहीं है कि वो पीसीओडी के रिजल्ट को कम करके या उसके लक्षण को कम करके मां नहीं बन सकती। हाँ, उसके अगर वो लक्षण को कम करे, अगर वो अपने प्रिकॉशंस ले, तो वो वहां पर काफी हद तक उस चीज को कर सकती है। अगर मैं एक सिचुएशन आपको दिखाना चाहूँ कि यहाँ पे पीसीओडी की, तो आप देखेंगे कि इस ओवेरी में आपको मल्टीपल गांठें आपको दिख रही है, एक के से ज्यादा, ये बहुत सारी गांठें इसको बनना शुरू हो गई। ये होता है पॉलीसिस्टिक ओवेरी सिंड्रोम, यानी कि इसमें ज्यादा गांठें बन गई है। अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो ये मैंने आपको बता ही दिया है कि आपके एक्ने हो जाएंगे या इरेगुलर स्पैन होंगे, या आपका हार्मोन जो है, जो मेल हार्मोन होता है वो बढ़ जाएगा, या आपका वेट गेन बढ़ जाएगा, या फिर आपका वेट अबनॉर्मल फेशियल्स जो हमने बात की थी। अब हम बात करते हैं कि ये कॉमन इश्यूज थे फीमेल्स को लेकर के, और आपने मोटा मोटा समझ भी लिया है। हालांकि अगर कोई फीमेल्स आपके साथ डॉक्टर होती तो आई थिंक वो ज्यादा क्लियरिटी से आपको समझा पाती, क्योंकि बहुत सारी टर्म्स हैं जो मैं यूज नहीं कर पाया यहाँ पे, और आपको प्रॉपरली एक मोटा मोटा नॉलेज मैंने देने की कोशिश की है कि क्या चीज है, क्यों होती है। तो अगर ये सारी प्रॉब्लम्स आपके अंदर हैं या किसी माता बहन के अंदर हैं, तो उसको घबराने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं, और ये इजीली तरीके से आप क्योर कर सकते हो, घर पे रह करके क्योर कर सकते हो। सिर्फ और सिर्फ अपने खान पान में थोड़ा सा बदलाव करना है, और नेचुरल वे में आप इसको ठीक करना चाहते हैं तो मैं आपको वो चीज दे रहा हूं जिससे आप इसको नेचुरल तरीके से ठीक कर सकते हैं। ये यूनिपे ने आपके लिए एक सिरप तैयार की है जो कि लेडी केयर के नाम से है, और ये आपके हार्मोन को इम्बैलेंस जो हो रहे हैं उनको ठीक करने के साथ साथ आपकी लिकोरिया की प्रॉब्लम, आपकी पीसीओडी की प्रॉब्लम, आपके गर्भाशय में गांठ की प्रॉब्लम, आपके ओवेरी में गांठ की प्रॉब्लम, आपके हार्मोन इम्बैलेंस की प्रॉब्लम, ये सारी प्रॉब्लम्स को कवर करता है ये वाला प्रोडक्ट। तो ये प्रोडक्ट क्या है, ये 21 हर्ब के कॉम्बिनेशन से बना हुआ प्रोडक्ट है। इसमें 21 हर्ब है, और 21 हर्ब में मोस्टली इसमें अगर मैं बात करूं तो त्रिफला है। तो त्रिफला की अगर हम बात करें तो ये पेशाब में जो जलन होती है या रुक रुक करके पेशाब जो आता है, उस समस्या से राहत ये दिलाता है। इसके अलावा इसमें शतावरी है जो कि आपके पीरियड्स को जो है उससे संबंधित जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको दूर करने का काम करती है, जैसे कि ज्यादा आपको ब्लीडिंग हो रही है या बार बार ब्लीडिंग हो रही है या काफी दर्द हो रहा है, या फिर मैंने अभी बात की थी पीसीओडी और पीसीओएस की समस्या या यूटीआई की समस्या, उनमें ये काफी हद तक
रिजल्ट देती है शतावरी आपको। इसमें दूसरा इसमें लोथरा है, जो कि पीसीओएस या पीसीओडी, या फिर मैं बहुत बात करूं कि ओवेरी में जो गांठें बनती है उनको, या पुरुष हार्मोन्स जो आपके लेवल में बढ़ जाता है उसको ये कंट्रोल करता है। और आपके जो अंडाशय में जो थैली जो बनती है, जो हर पीरियड्स के बाद फट जाती है अपने आप, उनके बनने में आपको, उनको ये फटने में ये मदद करता है, जिससे महिलाओं में बांझपन की जोखिम जो है वो कम हो जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसमें आपका अशोक का वृक्ष, जिसको हम सराका इंडिका बोलते हैं, अशोक का वृक्ष आपने देखा होगा बहुत जगह खड़ा होता है। अशोक का पेड़ इसमें है, आपके उसकी पत्तियां उसकी छाल से इसमें यूज की गई हैं। तो ये मोनोपोज का जो पेट दर्द होता है, या पीरियड्स हैवी होते हैं, या ऐठन वाली प्रॉब्लम्स होती है, या लुकोरिया की प्रॉब्लम्स आपको हो रही है, उनमें ये राहत दिलाता है। इसके अलावा इसमें बम्बूसा बोम्बोज है, जिसको आप बांस बोलते हैं, जो कि आपकी अनियमित मासिक धर्म चक्र जो है उसको ये ठीक करता है। ज्यादा दर्द हो रहा है उसको ठीक करता है, या यूरिन में रिलेटेड प्रॉब्लम है, जैसे कि आपको यूटीआई इन्फेक्शन हो गया, जलन है, बार बार पेशाब आना है, उसमें ये काफी हद तक आपको ठीक करता है। इसमें आपका पीपल का पेड़ के पत्तियां हैं, या यूं कहूं कि पीपल के पेड़ का अर्क है, तो जो कि आपको इनफर्टिलिटी की जो प्रॉब्लम है, गर्भ धारण की जो प्रॉब्लम है, बांझपन की जो समस्या है, उसको ये दूर करने में आपकी सहायता करता है। बरगद का इसमें है, बरगद आप बांझपन और नपुंसकता में आपको लाभ प्रदान करता है। या फिर यूं बात करूं कि आपके यूरिनेशन की जो प्रॉब्लम्स है उसको ये नियंत्रित करता है। इसके अलावा इसमें गुलर, गुलर आपने सुना होगा, गुलर, गुलर के इसमें फूल और फ्रूट्स हैं, जो कि आपको ट्रीट करता है लुकोरिया के लिए, और आपको मोनोपोज यानी कि हैवी पीरियड्स और मासिक धर्म, और आपका यूरिन से रिलेटेड जो डिसऑर्डर है उसको ये ठीक करता है, या फिर पीरियड्स के दौरान जो हैवी ब्लीडिंग होती है उनको ये दूर करता है। तो इस तरीके से आपके ये हर तरीके से आपको ये पेड़ सिरप जो है वो काफी हद तक आपके जो प्रॉब्लम्स हैं उनको क्योर कर देता है। और अगर मैं बात करूं तो आपको यहाँ पर एक चीज समझने की बहुत जरूरत है, और वो है कि किसी भी चीज को ट्रीट करने से पहले हमें माइंडली प्रिपेयर होना चाहिए। हमें माइंड में ये होना चाहिए कि जो भी चीज मैं ले रहा हूं वो मेरे ऊपर वर्क करेगी, एंड वो टाइम भी लेगी। क्योंकि बिना टाइम दिए, जब तक हम किसी चीज को टाइम नहीं देंगे, तब तक हम उसके ऊपर कोई भी रिजल्ट हासिल नहीं कर सकते। तो मैं रिक्वेस्ट यही करूंगा कि जो भी माताएं या बहनें जिस भी प्रोडक्ट को ले रही हैं, लेडी केयर को ले रही हैं, तो वो पहले तो इसको टाइम दें थोड़ा, कि ये जरूरी नहीं है कि वो एक बार में ही ठीक हो जाए, या दो बार में भी हो सकते हैं, या 3 महीने भी इसको रेगुलर यूज करना पड़ सकता है। लेकिन हमने देखा है कि मोस्टली केसेस में जो प्रॉब्लम्स हैं, नॉर्मल जो लुकोरिया की प्रॉब्लम्स है, या पीरियड्स हैवी की प्रॉब्लम्स है, या फिर यूटीआई की प्रॉब्लम्स हैं, तो ये प्रॉब्लम आप लेडी केयर को अगर स्टार्ट करती हैं तो आपको विद इन 1 वीक या विद इन 2 वीक या विद इन ए मंथ, या यूं मैं यूं बोलूं कि एक बोतल जब तक आपकी ये एक एक सिरप जो है आपकी खत्म होती है, तब तक आपका ये रिजॉल्व हो जाता है मोस्टली केसेस में। लेकिन फिर भी आपको माइंड में प्रिपेयर होना चाहिए कि मैं जो चीज ले रही हूँ, या मैं जो प्रोडक्ट को साथ में ले रही हूँ, वो टाइम लेगा। विदाउट टाइम लिए हुए कोई भी चीज ठीक नहीं हो सकती। सिर्फ और सिर्फ जो चीज बॉडी को जो भी चीज, जो भी फाइब्रॉइड है, या जो भी आपकी बॉडी में गलत चीजें बनी हुई है, जो बॉडी बना सकती है उसको बॉडी डिस्ट्रॉय भी कर सकती है, आप ये ध्यान रखें। बट सिर्फ कोई भी चीज जो है ठीक होने से पहले समय लेती है, टाइम लेती है। तो आप इस चीज का विशेष ध्यान रखें कि आप रेगुलर जो भी प्रोडक्ट ले रहे हैं उसको रेगुलर यूज करें, और आपको 100% दावे के साथ मैं बोलता हूँ कि रिजल्ट आएगा। और इस प्रोडक्ट का मैं लिख के दे सकता हूँ, आप किसी भी मुझसे लिखवा लें, और ये प्रोडक्ट 100% काम करता है। तो साथियों, इस तरीके से मैं आपको कुछ हद तक थोड़ा बहुत क्लियर कर पाया हूँ। हो सकता है कि आपको बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आई होगी, बहुत सारी टर्म्स आपको समझ में नहीं आए होंगे, लेकिन फिर भी मैंने इजिली वे में कुछ समझाने की कोशिश की है। तो आप सबका धन्यवाद है, एंड मोस्ट वेलकम है, जो आपने मुझे ध्यानपूर्वक सुना और अपना अपना कीमती समय दिया। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, आपकी फैमिली को स्वस्थ रखने में आपको हेल्प करेगा। एंड थैंक यू। जय हिंद।